डायरेक्टली क्यों नहीं शुरू करते हैं। रंजीत जी का पहला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं सर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड हमें रखने चाहिए। मेरे पोर्टफोलियो में इस समय पे 7 से 10 म्यूचुअल फंड होने वाले हैं और कुछ के अंदर मैं एसआईपी दोबारा से शुरू करने वाला हूँ। और कम पैसे से ज्यादा पैसे कैसे बना सकते हैं, क्या ज्यादा म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं या फिर नहीं। तो सर सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हो कि 7 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आप क्रिएट करोगे और लिमिटेड अमाउंट कम पैसा डालने वाले हो, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं। मान लो इस समय पे अगर एक म्यूचुअल फंड के अंदर 100 स्टॉक्स हैं, राइट। नॉर्मली होते हैं किसी के अंदर 50 60 70 होते हैं, किसी में 200 भी होते हैं। एवरेज हम 100 स्टॉक्स मान लेते हैं एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में होते हैं। तो अगर आपके पास 7 म्यूचुअल फंड है, सो ऑन एन एवरेज आपके पास करीब करीब 700 स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं ये भी मान लूं कि हर एक म्यूचुअल फंड ने अच्छे स्टॉक पिक करे हैं, तो जो ओवरलैपिंग आएगी वो आपके ऑलमोस्ट करीब करीब 70 से 80% के आसपास आ सकती है। तो इसका ये मतलब है कि ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 20% ऐसे आपके पास स्टॉक होने वाले हैं जो कि यूनिक होंगे, जो कि अलग स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस होने वाले हैं। तो आप सिर्फ ये मान सकते हो कि अगर मैं ये सारे कैलकुलेशंस भी निकाल करके दे दूं आपको, तो आपको ये पता है 200 स्टॉक्स आपके पास या 250 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपके लिए पैसा बनाने वाले हैं। तो अगर आप ये सोचो कि भाई मैं 7 म्यूचुअल फंड उठा करके खरीद लेता हूँ और मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा अच्छा बन जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इवन जो आपका रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे, और जो आपका रिटर्न है वो ऑन एन एवरेज इंडेक्स के आसपास के ही बनने वाले। इंडेक्स से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न आप नहीं बना पाओगे, बिकॉज नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा है। लेट सपोज स्टार्टिंग की जो 10-15 कंपनियां हैं आपकी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा डाल रहा है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, वो कंपनीज चल गई तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर अच्छा परफॉर्म करेगा। वो कंपनी नहीं चली तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज, अगर आप ये चाहते हो कि भाई लिमिटेड अमाउंट है मेरे पास और लिमिटेड अमाउंट के साथ मुझे ज्यादा पैसा बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपको कम कर देने चाहिए। अब ज्यादातर लोग नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड क्यों बढ़ा लेते हैं कि भाई 7 10 15 के अंदर भी चले जाते हैं काफी लोग। वो ये सोचते हैं कि भाई जितने ज्यादा म्यूचुअल फंड उतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आएगा। देखो जो म्यूचुअल फंड होता है वो अपने आप में डाइवर्सिफाई होता है। क्यों? एक म्यूचुअल फंड जो पोर्टफोलियो क्रिएट करता है वो आपका पैसा कई बार मिड कैप में भी पैसा डालता है, लार्ज में भी डालता है, स्मॉल कैप में भी डालता है। स्मॉल कैप का तो 65% वो स्मॉल कैप में डालेगा, बाकी जो 25% है वो आपके लिए डाइवर्सिफाई खुद ही करने वाला है, राइट। अब आप ये समझ लो लार्ज कैप के अंदर अगर उसने 10% एक स्टॉक में डाल दिया, मिड कैप के अंदर 10% एक स्टॉक में डाल दिया, तो जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा मेन रोल इंपैक्ट करेगा और मेन रोल निभाने वाला है आपका। लेट सपोज एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है जिसके अंदर 20% आपका लार्ज कैप के अंदर जा रहा है और बाकी का सारा पैसा 65% स्मॉल कैप में। तो अगर लार्ज कैप का जो स्टॉक है वो काम करेगा, तो जो आपका पोर्टफोलियो है वो चलेगा। और वो नहीं काम करेगा तो आपका जो स्मॉल कैप वाले पोर्शन है वो कितना भी अच्छा काम कर ले वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक स्टॉक के अंदर है 20% के आसपास की, राइट। तो अगर आप इस तरीके से सोचोगे कि भाई डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से मेरे को ज्यादा रखने चाहिए, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। इवन इससे जो आपका रिटर्न है वो एवरेज रिटर्न ही आएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर जो इंडेक्स है वो 14 देता है, तो ये करीब करीब 14 से 15 दे देगा। वहीं पे अगर जो इंडेक्स है 20 देता है तो 21 से 22 दे देगा। बस ये है। इस समय पे अगर आप 14 म्यूचुअल फंड लेकर के घूम रहे हो और आपको लग रहा है भाई बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, तो इन लॉन्ग रन ये आपके लिए बैकफायर ही करेगा। ये कोई अच्छी चीज नहीं होती। अब जो काफी सारे पोर्टफोलियो रिसेंटली क्रिएट हो रहे हैं उसके अंदर मैंने एक चीज और नोट करी है कि भाई ज्यादातर लोग लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड खरीदते हैं कि यार लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड एक ये ले लो। लेकिन आप ये समझो जो लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड है, पहली चीज तो 90% ऑफ द केसेस में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते, जो कि होता है निफ्टी 50। सेकंड चीज, अगर आप देखोगे तो वो पूरी तरीके से मिमिक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो टॉप उन्हीं स्टॉक्स के अंदर पैसे डालते हैं जिसके अंदर निफ्टी पैसा जा रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे जो फंड मैनेजर है वो भी सिक्योर हो जाता है और जो आपका रिटर्न है वो भी ऑटोमेटिकली इंडेक्स के आसपास के ही आते हैं। तो जो लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे मेरा एसेट लार्ज कैप हो गया, क्वांट का लार्ज कैप हो गया, तो सिर्फ अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आप लेने वाले हो, तो आप ये मान लो भाई आपका पैसा नहीं बनने वाला। आपका पैसा वही बनने वाला है जो इंडेक्स का बनने वाला है। तो इससे अच्छा है कि इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टिंग कर लो, पैसिव इन्वेस्टिंग कर लो। आपके 1% के आसपास एक्सपेंस रेशियो बचेंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए मिल जाएंगे रिटर्न के अंदर ही। तो बेनिफिशियल होने वाला है। अब एक और क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर मेरे को म्यूचुअल फंड लेने ही है तो मुझे कितने म्यूचुअल फंड लेने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। ये तो मेन क्वेश्चन था मेरा, ये बता दो फालतू का ज्ञान देने की जगह। तो भाई अगर आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना ही है तो मैक्सिमम आपको 2 से 3 म्यूचुअल फंड लेने चाहिए। अब एक मिड कैप का हो सकता है, स्मॉल कैप का हो सकता है और एक फ्लेक्सी कैप का म्यूचुअल फंड हो सकता है। इससे आपका ओवरऑल काम हो जाएगा। बोलोगे क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग तो इनमें भी आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल। लेकिन ओवरलैपिंग जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी अप टू 40% के आसपास, क्योंकि आप ये समझो स्मॉल कैप का है तो 65% पैसा आपका स्मॉल कैप में ही जाएगा। वहीं पे मिड कैप का 65% आपका मिड कैप में ही जाएगा। और जो लार्ज कैप का पोर्शन है वो आपका फ्लैक्सी कैप से आ जाएगा। और वो जो फ्लैक्सी कैप है वो स्मॉल और मिड में भी डाल सकते हैं। तो ये तीन म्यूचुअल फंड, ये तीन कैटेगरी के म्यूचुअल फंड इन लॉन्ग रन एक अच्छा काम करने वाले हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करनी है, तो जो तीन म्यूचुअल फंड होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं किसी भी पोर्टफोलियो के लिए। जरूरी नहीं है स्मॉल कैप में आपने दो अलग ले लिए, तीन अलग ले लिए, तो इससे क्या होगा कि इससे मेरे रिटर्न बन जाएंगे। अगर आप ये सोच के ले रहे हो तो भाई ऐसा नहीं होने वाला।
अब जो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई जो पास्ट रिटर्न है ना उसको देख करके ले लेते हैं। जैसे रिसेंटली फ्लेक्सी कैप के अंदर इस समय पे जेएम फ्लेक्सी कैप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अरे भाई जेएम फ्लेक्सी कैप ने बहुत पैसा बनाया है। आई वुड से डेफिनिटली एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, पोर्टफोलियो वाइज़ काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करोगे पराग पारेख से, तो आप ये समझो पराग पारेख ने परफॉर्म करा है, उसने कंसिस्टेंसी दिखाई है। 1 साल के अच्छे रिटर्न से मेरे को पर्सनली लगता है जो कंसिस्टेंट अच्छे रिटर्न दे वो बेटर होता है, बिकॉज़ कंपाउंडिंग आपकी कंसिस्टेंसी के साथ आती है। 1 साल आपने 100% के रिटर्न दे दिए, उसके बाद क्या हो रहा है कि अगले साल आपने 20% के रिटर्न दिए, तो वो 100% के रिटर्न एवरेज हो गए, वो 50% के बचे। वहीं पे अगर आपने 1-2 साल और अंडर परफॉर्म कर लिया, तो जो आपका सीएजीआर है वो एवरेज आउट हो जाएगा, राइट? इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई 14 से 18%, 20% के सीएजीआर लेकर के चलो, काम होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही होने वाला है। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई कि मैं फ्लेक्सी कैप में जेएम के पास चला जाऊँ या किसी और म्यूचुअल फंड के पास चला जाऊँ, तो देखो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप पराग पारेख के साथ टिके हुए हो, तो आप टिके रहो वहाँ पे, पैसा बन ही जाता है अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड में हो, अच्छे पोर्टफोलियो वाले म्यूचुअल फंड में हो। और ये जो पराग पारेख का जो करंट प्रॉब्लम चल रही है अभी की है भी नहीं, काफ़ी पुरानी है, और उसके बाद आप देखोगे रिकवरी इन्होंने करी हुई है। अब एक और मेन क्वेश्चन आता है कि जब रिटेल इन्वेस्टर जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो वो जाकर के बोलते हैं टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड निकाल के दे दो। मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं, जितने भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, जैसे रिसेंटली बंधन का स्मॉल कैप काफ़ी पॉपुलर हो गया था, बिकॉज़ उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया था। लोग कह रहे थे यार मेरे को इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। पहली चीज़, बंधन कंसिस्टेंसी नहीं दिखाता। पहले साल तो उसने फिर भी कंसिस्टेंसी दिखा दी थी। अब देखो उसके जो रिटर्न है, वो स्लोली स्टेडली कम होते चले गए थे। सेकंड मेजर प्रॉब्लम आती है कि जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड होते हैं ना, टिपिकल म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आज से 3 साल पहले अगर आप जाओगे, तो आज से 3 साल पहले आपको जो एक्सिस के म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सारे चल रहे थे। मतलब चाहे आप लार्ज उठा लो, मिड उठा लो, फ्लेक्सी कैप उठा लो, सारे म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई उसके बाद कि जो अच्छे स्टॉक्स उन्होंने खरीदे थे, क्योंकि पोर्टफोलियो अच्छा था, अब जो उनके पास पैसा आ रहा था, वो उसी स्टॉक के अंदर दे दनादन खरीद रहे थे। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो वो चेंज नहीं करता है। आज भी आप देखोगे, जो टर्नओवर रेशियो है एक्सिस म्यूचुअल फंड का, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसके अंदर क्या हो रहा था, वो जो अच्छे स्टॉक्स थे भाई, वो धीरे-धीरे करके ओवर वैल्यूड हो गए। अब जब ओवर वैल्यूड वो स्टॉक हो गए, मार्केट करेक्ट हुई, तो वो जो ओवर वैल्यूड स्टॉक थे, वो वापस से नीचे की साइड करेक्ट हो गए, और लास्ट कुछ टाइम से उन्होंने पैसा बना करके नहीं दिया। इवन अगर आप देखोगे एक्सिस की जो इक्विटी फंड है, जो कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में फंड है, उसके अंदर मेजर पैसा कहाँ लगा हुआ है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, डीमर्ट जैसे स्टॉक में लगा हुआ है, और 2020 के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। इवन 2017-18 में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया था, जिससे ये फंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो आपको देखने को मिले। उसके बाद इन्होंने पोर्टफोलियो चेंज किया, सारे के सारे जो स्टॉक्स थे इनके पोर्टफोलियो के अंदर, वो ओवर वैल्यूड हो गए, उन्होंने परफॉर्म करना शुरू नहीं कर दिया। इवन आप डीमार्ट के 5 साल के रिटर्न देखोगे, एचडीएफसी के, आईसीआईसीआई के देखोगे, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं। और इसी वजह से अगर आप देखोगे, तो इस समय पे ये म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं हमेशा टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड उठा लूँ, तो आप ये समझो उसके अंदर के जो स्टॉक हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद तो वो कहीं न कहीं ओवर वैल्यूड हो जाएँगे, और वो परफॉर्म करना बंद कर देंगे, बिकॉज़ स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करती है। एक अंडर वैल्यूड चीज़ पिक करो, जब तक वो ओवर वैल्यूड ना हो उसको होल्ड करो, पैसा बना, उससे निकलो, किसी और में डालो, और यहीं पे लैग करते हैं हमारे ज़्यादातर म्यूचुअल फंड, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बने होते हैं। वो 3-4 साल परफॉर्म करते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। अब जो क्वांट आया, क्वांट ने यही चीज़ तो बारी थी कि भाई वो क्या करता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्विंग लेने की कोशिश करता था, मोमेंटम में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता था, और इसी वज़ह से लास्ट 5 साल से आज भी ये टॉप परफॉर्मिंग है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि जो क्वांट है वो ऐसे ही चलता जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। क्यों? अभी बाज़ार के अंदर लास्ट 5 साल से देखोगे, तो बाज़ार में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मोमेंटम है। लेकिन जब बाज़ार गिरता है ना, तो कभी कई बार मोमेंटम नहीं होता। उस केस के अंदर जो क्वांट है, वो कहीं न कहीं स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा, और शायद उस केस के अंदर जो एक्सिस है या एसबीआई है, वो अच्छा काम करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि उनका डाउनसाइड प्रोटेक्शन थोड़ा-सा अच्छा है, और इसी के साथ-साथ कहीं न कहीं उनके जो स्टॉक्स इतने ज़्यादा चले भी नहीं, रिटर्न ही नहीं बनाए हैं, तो बाज़ार गिरता भी है, तो वो ज़्यादा गिरेंगे नहीं। सो अगर आप ये सोचते हो कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर कितना पैसा डालना चाहिए, या म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, तो भाई अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, आपने रिसेंटली इन्वेस्ट करना शुरू किया, आई वुड से कि ज़्यादा रिस्क लो, जितना रिस्क ले सकते हो। चाहे आपको 1 म्यूचुअल फंड में डालना पड़े, 2 म्यूचुअल फंड में डालना पड़े, उसी के साथ-साथ अपनी जॉब के ऊपर फ़ोकस करो, ज़्यादा इनकम लाने पे फ़ोकस करो। जब तक आपके पास 15,000 की इनकम नहीं होती, एक फ्लेक्सी कैप या फिर कोई भी एक मिड कैप का म्यूचुअल फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है। 5,000 10,000 रुपए डाल रहे हो, तो एक मिड कैप ले सकते हो, मोतीलाल, एचडीएफसी, इनमें से कोई सा भी। उसी के साथ-साथ फ्लेक्सी कैप ले सकते हो आप, कि भाई एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप ले लिया, पराग पारेख का ले लिया, क्वांट का ले लिया, कोई भी दूसरा फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका रिटर्न भी कंसिस्टेंसी के साथ बनते रहेंगे। दूसरी चीज़, उसी के साथ-साथ ग्रोथ भी आती रहेगी। तीसरी चीज़, आप कॉन्संट्रेटेड बेट ले रहे हो, तो यहाँ पे जो रिटर्न के चांसेस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो पूरा पैसा बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं होती, जितना फैलाओगे उतना रिस्क रहेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई अब वो म्यूचुअल फंड नहीं चला, तो उस केस में हम क्या करें?
देखो, जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा चलेंगे। देखो, अगर आप टॉप परफॉर्मिंग में इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे, तो आज वो टॉप परफॉर्मिंग हो सकता है, कल वो टॉप परफॉर्मिंग ना रहे, ठीक है? तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, बिकॉज़ आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, राइट? इसी के साथ-साथ अगर आपको ये लगता है कि भाई वो काम नहीं कर रहा, तो आज नहीं कर रहा भाई, वो कल करने लगेगा। आप कोई भी म्यूचुअल फंड लोगे, एक सर्टेन टाइम के बाद वो अंडर परफॉर्म करेगा और क्वांट के पास चर्निंग है, इस वजह से वो नहीं कर रहा। तो अगर आपको यही डर है, तो आप क्वांट की साइड जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो एसआईपी करना शुरू किया, 5-10 हज़ार ही कर रहा हूँ, मेरे को कम से कम 5 से 7 साल के लिए करना है, तो आप कोई भी पिक कर लो, कोई भी आपके लिए वो पैसा बना देगा। 5 साल के अंदर एक ऑन एन एवरेज 18% के रिटर्न या 15% के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट किया है, कब आपने सेलेक्ट किया है। ये कुछ बेसिक रूल है, अगर आप समझ गए तो पैसा बन जाएगा। बट सिंपल सी बात है, 3 म्यूचुअल फंड एक सिंपल से पोर्टफोलियो के लिए सही है। उसी के साथ-साथ जब पैसा बढ़ जाए, एडवांस हो जाओ आप, तो फिर सेक्टोरल फंड्स भी ऐड कर सकते हो स्लोली स्टेडली। इससे भी काफ़ी अच्छे पैसे बनते रहते हैं, इसके बारे में हम अपने चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं। इस क्वेश्चन पे मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन क्लियर हो गया, समझ आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लॉजिक समझ आ गया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। रिजवान कुरैशी जी का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं सर लॉन्ग टर्म मतलब 20 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करें इंडेक्स फंड के अंदर, तो क्या सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा सर, क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? इवन जो इंडेक्स फंड होता है, वो तो वन ऑफ द बेस्ट फंड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आप निफ्टी 50 के अंदर कर सकते हो, इवन मिड कैप 100 के अंदर कर सकते हो। मेरे ख्याल से मिड कैप 100 निफ्टी 50 से ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो ओवर 20 इयर्स ये फंड आपको आउट परफॉर्म करता दिखेगा निफ्टी 50 को। हाँ, डेफिनेटली निफ्टी 50 से ज्यादा वॉलेटाइल होगा। जरूरी नहीं है कि आपका पैसा हमेशा बनाता रहेगा, लेकिन अगर आप 20 इयर्स की बात करोगे, तो मैं जाना चाहूंगा मिड कैप की साइड, और मिड कैप का इंडेक्स फंड लेना चाहूंगा। ना मैं स्मॉल कैप की साइड देखूंगा, ना मैं लार्ज कैप की साइड देखूंगा। स्मॉल कैप की साइड इसलिए नहीं देखूंगा क्योंकि ये जो टाइम है ये सही नहीं है, ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट है स्मॉल कैप की। तो अगर बाजार गिरता तो थोड़ा ज्यादा करेक्शन आएगा। वहीं पे जो मिड कैप है, वो कहीं ना कहीं सेफ्टी आपको बनाता हुआ दिखता है। सो मोटे मोटे तौर पे अगर आपको लॉन्ग टर्म मतलब 20 इयर्स के लिए चाहिए, तो एक मिड कैप का इंडेक्स फंड काफी अच्छा रहने वाला है। इवन एक्टिव फंड नहीं, आप पैसे भी लेते हो तो आपका बन जाएगा पैसा सर, ऐसा मेरा मानना है। और इंडेक्स हमें ये चीज काफी प्रूव करके दिखाता भी है। राहुल राज जी का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं कि अमेरिका का क्या है, वो करेंसी प्रिंट करेगा और काम खत्म हो जाएगा, डेट खत्म हो जाएगा उनका। सर देखो, बात तो आप लॉजिकली सही कह रहे हो, लेकिन अगर ऐसा हो रहा होता तो ये करेंसी प्रिंट करना शुरू कर देते, राइट? लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? देखो, जब अमेरिका सुपर पावर बनी थी, तो उसके पास मेनली 3 पिलर होते थे कि भाई वो कहीं न कहीं डिफेंस में काफ़ी अच्छे थे, उसी के साथ-साथ उनके पास पैसा भी काफ़ी था, और उसी के साथ-साथ डॉलर की जो डोमिनेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि वो गोल्ड के साथ लिंक था कहीं न कहीं। उसके बाद क्या हुआ, जो गोल्ड के साथ लिंकिंग थी उसकी, वो हट गई, और उसने तीसरा अपना जो नेक्स्ट पिलर बनाया कि भाई जिस वजह से लोग उसको ज़्यादा माने, वो बनाया था सऊदी देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आपका जो डिफेंस है वो मैं देखूँगा, आपको डिफेंस पे कोई खर्चा नहीं करना, लेकिन जो भी आप ऑयल एक्सपोर्ट करोगे, वो पूरा ऑयल एक्सपोर्ट करोगे आप डॉलर्स के अंदर। अब इससे क्या हो रहा था, डोमिनेंस जो डॉलर की थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, बिकॉज़ ऑयल अब हर किसी को चाहिए था, गैस की ज़रूरत हर किसी को थी। और जो सऊदी देश थे वो कहते भाई हम डॉलर के अंदर ही ट्रेड करेंगे। दूसरे देश के लोगों को भी डॉलर की ज़रूरत थी अगर उन्हें तेल मंगवाना था। तो ये एक मेजर प्लस पॉइंट था अमेरिका की साइड। लेकिन अगर आप आज देखोगे, तो काफ़ी सारे जो सऊदी देश हैं, जो कहीं न कहीं ऑयल के ऊपर बैठे रहते हैं, जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं भाई आप जो डॉलर हो ना, उसके चक्कर में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हो हमें। ठीक है? ये मैं नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, ऐसा किसी ने बोला नहीं है डेफिनिटली। वो कह रहे हैं कि भाई मैं अपना डिफेंस ना खुद बना लूँगा अमेरिका को, और मैं नहीं कर रहा डॉलर के साथ ट्रेड, ठीक है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब अमेरिका ने क्या करा है, काफ़ी बार डॉलर प्रिंट करके ना इन देशों को भी परेशान किया है। ज़रूरी थोड़ा ना है कि वो खुद परेशान हो रहा है। देखो, अमेरिका कभी परेशान नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको आज। जो भी अमेरिका की करेंसी है, पहली चीज़ उसकी डिमांड हमेशा काफ़ी ज़्यादा रहती है। क्यों? अगर किसी को इंडिया से चाइना बेचना है, चाइना से कुछ और बेचना है, तो भाई वो डॉलर में ही ट्रेड होता था। तो हर इंसान कहीं न कहीं डॉलर को रिज़र्व करके रखता है। जो हम कहते हैं ना कि भाई वर्ल्ड बैंक के पास हमारा इतना पैसा पड़ा हुआ है, इतना रिज़र्व पड़ा हुआ है, 9 महीने का पैसा है इंडिया के पास, वो क्या है? वो डॉलर का पैसा है। तो भाई डॉलर की डिमांड तो हमेशा रहने वाली है, तो डॉलर कभी भी बर्बाद नहीं होने वाला। एज़ सच अगर हम करंट लॉजिकल लेवल पे सोचने की कोशिश करें तो। लेकिन लेट्स सपोज़ जो सऊदी देश है वो भी कहते हैं भाई अब हमें डॉलर में ट्रेड नहीं करना, हम तो अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे, हम तो दिरहम में ट्रेड करेंगे, दुबई भी बोल देता है। उस केस के अंदर जो यूएस है उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है, और वो मनी प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इसी तरीके से मनी प्रिंट करके अपना डेट उतारता रहा, या दूसरे देशों का डेट उतारता रहा, तो उस केस के अंदर लोगों का भरोसा उठ जाएगा, और वो बोलेंगे भाई तुम अपना डेट उतारने के लिए इन्फ्लेशन क्यों फैला रहे हो? क्योंकि अब वो मनी जो प्रिंट हुआ,
वो आएगा तो बाजार के अंदर ही ना, बाजार के अंदर आएगा तो यूएस इंपोर्ट इंपोर्ट वाला देश है। वो चाइना से इंपोर्ट करेगा, वो इंडिया से इंपोर्ट करेगा और जो उसके डॉलर है वो फैला देगा पूरी दुनिया में। तो जो ये मेजर पंगा दिख रहा है ना आपको इन्फ्लेशन वाला, ये आया ही यूएस की वजह से था। अगर उसने दोबारा सेम चीज करने की कोशिश करी तो पूरी के पूरा देश ही कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हर किसी के पास पैसा है यूएस में, हर इंसान इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा, तो भाई जो करेंसी है वही कोलैप्स हो जाएगी। तो यूएस चाहे ना चाहे अगर उसने ये चीज करने की कोशिश करी तो बहुत मेजर ब्लंडर हो सकता है। रिलीजन ऑफ पीस का कमेंट है, कह रहे हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर का मतलब होता है 60% क्रैश 2 साल के बाद और रिकवर ना हो, उसके बाद भी बिना डटे रहे इसके अंदर 10-15% 2 महीने में रिकवर हो जाता है और एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। देखो, एग्रेसिव इन्वेस्टर और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर दोनों तरीके के इन्वेस्टर होने चाहिए। मतलब एग्रेसिव का मतलब ये नहीं है ना कि आप कहीं पे भी अंधा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। मान लो आपको पता है कि भाई सुजलोन जैसा स्टॉक है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर फंडामेंटल नहीं है बट वो बढ़े जा रहा है। अगर मैं बोलूं भाई मैं एग्रेसिव हूँ, मैं एग्रेसिव हूँ, मैं एग्रेसिव हूँ, एग्रेसिव करके मैं आग में थोड़ा ना कूद जाऊंगा। अगर मैं आग में कूद गया तो जल जाऊंगा। लोग कहते हैं ना भाई आग से डरना चाहिए। आप कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आग से लाके थोड़ा ना भिड़ जाओगे जा करके, है ना। तो आप क्या बोलोगे, अरे नहीं नहीं भाई एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता हूँ, अगर मुझे आग में जाना ही है खुद को तो मैं थोड़ा-सा प्रोटेक्ट करता हूँ ताकि मैं कुछ टाइम तक ना टिक पाऊँ वहाँ पे, मेरे को डायरेक्टली इम्पैक्ट ना हो। तो उसी को हम कहते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर कि भाई अब मैं शेयर बाज़ार में जा रहा हूँ और मैं ऐसे म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स के अंदर बाय करूँगा जो गिर सकते हैं 50%, तो मैं थोड़ा बहुत पैसा रखूँगा अपना ताकि कोई भी दिक्कत आए तो ये पैसा हैंडल कर ले और फिर मैं 5 साल तक मिनिमम रुक पाऊँगा और उसके बाद भी रिटर्न नहीं बने तो मैं डरूँगा नहीं। तब आप कह सकते हो खुद को आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, क्योंकि भाई ये रियलिटी है शेयर बाज़ार की। ये जो लास्ट 5 साल में शेयर बाजार का रूप आपने देखा है कि भाई गिरता है, रिकवर करता है, गिरता है, रिकवर करता है, ये ऐसा होता ही नहीं है और यही एक डर आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे कोई बैठा हुआ है वो गिराएगा बाजार, कौन बैठा हुआ है, कौन गिराने वाला है बाजार? देखो यार, बाजार गिरता है बिकॉज़ ऑफ इकोनॉमिक्स, बिकॉज़ ऑफ सेंटिमेंट, और ये सेंटिमेंट ड्रिवन होते हैं आपकी वजह से, मेरे वजह से, दुनिया में हर एक इंसान की वजह से। मैं ये मान लेता हूँ दुनिया में बहुत पावरफुल देश है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उनका पूरा-पूरा टारगेट इंडिया ही है, उनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। बाजार गिरेगा, गिर जाएगा, उठेगा, उठ जाएगा, वो सब हम कर लेंगे। लेकिन सीन क्या होता है ना कि अगर आप एग्रेसिव बन रहे हो तो आप ये मानो ज़ीरो रिटर्न इन 5 इयर्स। अगर आप इसके लिए रेडी हो, या फिर ये भी मान सकते हो कि 20% माइनस इन 5 इयर्स। अगर आप इसके लिए रेडी हो तो आप फुल एग्रेसिव हो जाओ। बट एग्रेसिव होना इतना इंटेलिजेंट नहीं है, रिटर्न बनना इंटेलिजेंट है कि भाई रिटर्न बनना चाहिए। एग्रेसिव के बिना भी अगर रिटर्न बन रहा है मेरा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्रेसिव हूँ मैं उसके बाद भी रिटर्न मेरे एवरेज आ रहे हैं तो फायदा क्या है, राइट? तो काफ़ी अच्छा रिप्लाई था सर आपका जिसके लिए भी था, बट हाँ, मैं इससे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे आज की वीडियो के अंदर लेने थे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।